बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों का इस्तकबाल करते हैं। क्या आपको या आपके किसी दोस्त या आपके किसी रिश्तेदार को ये शिकायत है कि जब वो सुबह में उठते हैं या फिर जब वो कभी धूल मिट्टी में जाते हैं या फिर धुएं के अंदर जाते हैं या फिर किसी खुशबू का इस्तेमाल करते हैं तो उनको नॉर्मल से ज़्यादा छींकें आती हैं, बहुत बार बार वो छींकते हैं, इतना छींकते हैं कि परेशान हो जाते हैं, या फिर उनके नाक से बहुत ज़्यादा पानी बहता है या फिर आंखों से पानी बहता है, या फिर हर एक दो दिन के अंदर वो जुकाम में नज़ले में मुब्तला हो जाते हैं? अगर आपका जवाब हाँ में है तो फिर आपको या फिर आपके उस जान पहचान वाले को या उस रिश्तेदार को एलर्जिक राइनाइटिस है या फिर दायमी नज़ला व ज़ुकाम है। ये एक बहुत ही कॉमन बीमारी है और आज के इस वीडियो के अंदर हम एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में ही बात करने वाले हैं। एलर्जिक राइनाइटिस या फिर दायमी नज़ला व ज़ुकाम इस कदर कॉमन बीमारी है कि सिर्फ हिंदुस्तान में ही एक साल के अंदर इसमें तकरीबन 1 करोड़ लोग मुब्तला होते हैं। हर साल 1 करोड़ लोगों को ये बीमारी होती है और इस बीमारी को लेकर लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाते हैं। लोग इसका इलाज करवाना चाहते हैं क्योंकि जिस कदर वो खुद इससे परेशान होते हैं तो उनके आसपास रहने वाले लोग इससे ज़्यादा परेशान होते हैं। तो अगर आप अपने घर के अंदर हैं तो आपके घर के लोग आपसे परेशान हो जाएंगे कि सुबह के वक्त आपको इतनी ज़्यादा छींकें कैसे आ रही हैं। एक ही मिनट के अंदर आपको 20-30 छींकें आती है या कभी कभी उससे भी ज़्यादा छींकें आती है। हर एक दो दिन के अंदर आप सर्दी जुकाम के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। या फिर अगर आप कभी ऑफिस के अंदर हैं तो आप अपना काम ठीक से नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा छींकें एक साथ शुरू हो जाती है। अगर आपके किसी कलीग ने किसी खुशबू का इस्तेमाल किया है तो उस खुशबू को सूंघते ही आपको छींकें शुरू हो जाती है, या फिर आपकी नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है, आंखों से पानी बहना शुरू हो जाता है। इससे ज़्यादा बढ़कर बात यह होती है कि अगर आप कभी सफ़र के अंदर निकले हैं और आपके आसपास किसी ने खुशबू का इस्तेमाल किया है या फिर कहीं से कोई धूल आ गई है और आपकी नाक के अंदर वो धूल मिट्टी इंटर हो जाती है तो आपको इस कदर छींकें आती है कि आपके आसपास बैठने वाले लोग आपको शक की नज़रों से देखते हैं। और फिर जब से कोविड आया है तो उसके बाद से ये लोग और ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि लोग आपको बहुत ज़्यादा शक की नज़रों से देखते हैं कि इस शख्स को कौन सी बीमारी है। तो ये बीमारी पेशेंट को जिस कदर परेशान करती है उससे ज़्यादा परेशान इसके आसपास रहने वाले लोगों को परेशान करती है और इसीलिए लोग जल्द से जल्द इसका इलाज करवाना चाहते हैं, लेकिन इसका इलाज कभी हो भी नहीं पाता। लोग अलग अलग तरह की दवाओं को इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग तरीकों को इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, लेकिन किसी भी तरह से उनको फ़ायदा नहीं हो पाता। किसी भी डॉक्टर के पास में जाकर उनको फ़ायदा हासिल नहीं होता। तो डॉक्टर क्या करते हैं कि अक्सर इसके लिए कुछ मखसूस किस्म की दवाएं लिखकर दे देते हैं। तो जब तक कि आप उन दवाओं का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये बीमारी नहीं होती है, लेकिन जिस दिन आपने इस दवाओं को लेना बंद किया उसी दिन से आपको फिर से ये बीमारी वापस से लग जाती है। तो लोग इस चीज़ को लेकर भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। उनको लगता है कि इस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है, लेकिन हमारा ये दावा है कि हम इस बीमारी का इलाज आपको बता सकते हैं और हमारे पास में इसका इलाज भी है। ये इलाज ऐसा होगा कि अगर आपने कुछ दिनों तक इसको इस्तेमाल कर लिया तो आप इसके बाद कभी इस बीमारी के अंदर मुब्तला नहीं होंगे, कभी ये बीमारी आपकी तरफ पलट कर नहीं देखेगी। लेकिन इससे पहले कि इस बीमारी का इलाज हम आपको बताएं, हम आपको इस बीमारी के बारे में कुछ दूसरी डिटेल्स बताते हैं, जैसे इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं, इसके असबाब क्या हो सकते हैं, किन वजूहात से ये बीमारी होती है, साथ ही इस बीमारी की सिम्टम्स या अलामात क्या होती हैं, क्या तकलीफ इसके अंदर होती है, कौन कौन से और दीगर कॉम्प्लिकेशंस है, कौन कौन से अवारिजात है कि जो इस बीमारी के नतीजे में आपको हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलर्जिक राइनाइटिस के असबाब या इसके कॉजेस के बारे में। तो इसके कॉजेस के अंदर बहुत ही कॉमन कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे ठंडे पानी का इस्तेमाल, ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल, या फिर धूल मिट्टी के अंदर जाना बगैर नाक को कुछ लगाए के, बगैर मुंह को कुछ लगाए के, जैसे किसी मास्क या किसी कपड़े का इस्तेमाल किए बगैर अगर आप धूल मिट्टी में निकलते हैं और उस धूल मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं अगर आपकी नाक में जाकर वो इरिटेशन पैदा करते हैं तो उसकी वजह से आपको एलर्जिक राइनाइटिस हो जाती है, या फिर उसका दौरा पड़ जाता है तो छींकें आती है और नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है। इसी तरह से अगर आप कभी धुएं के अंदर पहुंच गए तो धुएं की वजह से भी इरिटेशन होता है और फिर ये शिकायत अपने आप को जाहिर कर देती है। फिर अगर खुशबू का इस्तेमाल आपने किया है या आपके आसपास रहने वाले किसी फर्द ने किया है तो उसकी वजह से भी ये बीमारी आपको हो सकती है।
इसी तरह से अगर आप कपास या उस जैसी किसी और चीज़ की फैक्ट्री में या कंपनी में काम कर रहे हैं, या फिर घर पर ही कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि जिससे कपास के या फिर उस जैसी किसी और चीज़ के जो बारीक ज़र्रात या पार्टिकल्स होते हैं आपकी नाक में जाते हैं, उसकी वजह से भी एलर्जिक राइनाइटिस आपको हो सकता है। इसी तरह अगर आप कुछ पर्टिकुलर कुछ केमिकल्स की किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या फिर वो केमिकल से आप कुछ काम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आपको एलर्जिक राइनाइटिस हो सकता है। इस बीमारी की कुछ बहुत ही कॉमन जो अलामात होती हैं, कुछ बहुत ही कॉमन सिम्टम्स इसकी होती हैं, वो ये होती है कि इंसान को हर 1-2 दिन के अंदर जुकाम हो जाता है, हर 1-2 दिन के अंदर वो कोल्ड के अंदर, कॉमन कोल्ड के अंदर मुब्तला होता है, और इसीलिए इसको कॉमन कोल्ड की जगह पे अनकॉमन कोल्ड कहा जाता है। इसी तरह से सुबह के टाइम पर या फिर जिन चीज़ों से इरिटेशन पैदा होता है, नाक के अंदर इरिटेशन पैदा होता है, तो इन चीज़ों के कांटेक्ट में आने से, जिनका जिक्र हमने असबाब के अंदर किया है, तो इन चीज़ों के कांटेक्ट में आने से बहुत ज़्यादा छींकें आती है, इंसान को बार बार छींकना पड़ता है, और ये छींकें जो होती है तो ये नॉर्मल से ज़्यादा होती है। आमतौर पर इंसान को 1-2 छींकें आने के बाद में छींकें खत्म हो जाती है, लेकिन एलर्जिक राइनाइटिस के अंदर जो शख्स मुब्तला होता है तो उसको सुबह के वक्त या फिर ये जो कॉजेस हमने आपको बताए हैं, तो इनके कांटेक्ट में आने के बाद उसको 1 मिनट के अंदर 20-25 छींकें या फिर उससे भी ज़्यादा छींकें आ सकती हैं। इसी तरह से इसके अंदर होने वाला जो ज़ुकाम होता है या जो नज़ला होता है, तो वो आम तौर पर जो नज़ला ज़ुकाम होता है तो उससे अलग होता है, उससे कुछ ये डिफरेंट होता है। जैसे इसके अंदर बुखार नहीं होगा, इसके अंदर बदन दर्द नहीं होगा, लेकिन नाक से पानी कंटिन्यू बहते रहेगा, और इसी तरह से बलगम का इखराज भी होगा, मुंह से भी म्यूकस का इखराज होगा। साथ ही इस बीमारी के अंदर नाक से हमेशा बहुत ज़्यादा पानी बहता है। तो जिस तरह से कॉमन कोल्ड के अंदर एक थिक म्यूकस निकलता है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा मादा नाक से निकलता है, इस बीमारी के अंदर उस तरह का थिक म्यूकस नहीं निकलता, बल्कि ये वाटरी म्यूकस नहीं होता है, ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट किस्म का होता है और पतला म्यूकस नाक से निकलता रहता है। और इसी तरह से इस बीमारी के अंदर मुब्तला शख्स की आंखें हमेशा वाटरी होती है, वाटरी आइज होती है, आंखों से हमेशा पानी बहता रहता है। इस बीमारी का एक और बहुत ही कॉमन सिम्टम या फिर कॉमन अलामत यह है कि इस बीमारी के अंदर मुब्तला शख्स का सर के सामने का हिस्सा हमेशा बहुत ज़्यादा भारी उसको महसूस होता है। ख़ास तौर से भौं का जो हिस्सा होता है तो ये बहुत ज़्यादा भारी उसको महसूस होता है। ये जब कभी नीचे देखेगा तो नीचे देखते वक्त इसको चक्कर की तरह महसूस होंगे, उसको ऐसा लगेगा यहाँ पर बोझ रखा हुआ है, और इसके सर के अंदर हमेशा दर्द होता रहता है। इस बीमारी के अंदर मुब्तला शख्स हमेशा आपको बहुत ही ज़्यादा सुस्ती के अंदर मुब्तला नज़र आएगा, ये हमेशा बहुत ही लेजी पड़ा हुआ नज़र आएगा, कोई काम करने का दिल इसका नहीं करेगा, ये बहुत ज़्यादा सुस्त पड़ा हुआ होगा। और सबसे आखिरी इसकी जो एक अलामत होती है या फिर ऑन एग्जामिनेशन, जब आप ऐसे शख्स की नाक का अंदरूनी तौर पर एग्जामिनेशन करेंगे जिसको राइनोस्कोपी कहा जाता है, या फिर आप घर पर टॉर्च वगैरह के जरिए से भी इसको देख सकते हैं, तो ऐसे शख्स के नाक के जो अंदरूनी पार्ट्स होते हैं तो उनके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा स्वेलिंग भी नज़र आएगी, सूजन नज़र आएगी, और साथ में उसके ऊपर रेडनेस आपको नज़र आएगी। तो आप एक कॉमन शख्स को जब देखेंगे और उसकी नाक का अंदर से आप जब ऑब्जर्वेशन करेंगे, जब मुआयना करेंगे, तो आप देखेंगे कि उसकी नाक का अंदरूनी हिस्सा या फिर उसके नाक के जो दोनों सुराख है तो वो आपको पूरे खुले नजर आएंगे। लेकिन जो लोग एलर्जिक राइनाइटिस के अंदर मुब्तला होते हैं तो इनकी नाक के अंदरूनी दोनों सुराख या फिर कोई एक सुराख ये पूरी तरह से बंद हो जाता है, या फिर ये बहुत ही बारीक खुला हुआ होता है, क्योंकि इसके अंदर सूजन पैदा हो जाती है। ये कुछ बहुत ही कॉमन अलामात है, कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स है। अब एलर्जिक राइनाइटिस के कॉम्प्लिकेशंस या फिर अवारिजात क्या हो सकते हैं, तो इसका सबसे कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन होता है तो वो डीएनएस है या फिर डेविएटेड नेजल सेप्टम है। तो हमारी नाक का ये जो सेप्टम होता है, ये जो बीच का जो एक पार्टीशन होता है, तो बहुत दिनों तक के या फिर बार बार जुकाम के अंदर जो लोग मुब्तला होते हैं या फिर एलर्जिक राइनाइटिस एक लंबे अरसे तक के जब चलता है तो ये जो सेप्टम है तो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, एक साइड को चला जाता है, जिसको डेविएटेड नेजल सेप्टम कहा जाता है। और फिर जब आप मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहेंगे तो फिर इसका एक ही इलाज होता है और वो है सर्जरी। तो सर्जरी के जरिए से उसको फिर सीधा करवाना पड़ता है।
दूसरा इसका एक थोड़ा सा शदीद इसका कॉम्प्लिकेशन होता है या फिर खतरनाक इसका एक कॉम्प्लिकेशन होता है, वो ये कि जो लोग एक अरसे तक के इस बीमारी के अंदर मुब्तला होते हैं तो वो आगे चलकर अस्थमा के अंदर मुब्तला हो जाते हैं, वो दमा के अंदर मुब्तला हो जाते हैं, उनको दमा हो जाता है। अब इस बीमारी का इलाज क्या हो सकता है? तो इस बीमारी का एक बहुत ही आसान सा इलाज यह है कि आप गर्म चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। तो घरेलू कुछ गर्म चीज़ें हैं, जैसे सौंठ है या फिर काली मिर्च है या लौंग है या फिर दालचीनी है, इन चीज़ों के इस्तेमाल से आप इस बीमारी से बच सकते हैं। उसी तरह से अगर आप एलोपैथी के अंदर जाएंगे तो एलोपैथी में अगर आप इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो एलोपैथी में इसका ट्रीटमेंट सिर्फ वक्ती तौर पर होता है, सिर्फ आर्जी तौर पर होता है। जब तक कि आप ये ट्रीटमेंट लेते रहेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे ही आप ये ट्रीटमेंट लेना बंद करेंगे तो फौरन आपकी ये बीमारी पलट जाएगी। तो बहुत ही कॉमन कुछ इसके अंदर मेडिकेशंस है जो दी जाती है, जैसे सिट्रीजिन है, लिवोसिट्रीजिन है, फिनाइलिफ्राइन है, ये सब चीज़ें इसके अंदर इस्तेमाल करवाई जाती हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स है। जैसे लिवोसिट्रीजिन लेने के बाद में इंसान का बस दिल बोलता है कि हमेशा सोते रहना चाहिए, और फिर इन सब चीज़ों की आदत भी इंसान को लग सकती है। उसी तरह से कुछ नेजल स्प्रेस है या फिर कुछ इनहेलर्स है, ये इस्तेमाल कराए जाते हैं, लेकिन ये सब के सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सिम्टोमेटिक होती है। ये सब चीज़ें एलर्जिक राइनाइटिस का परमानेंट सॉल्यूशन हमको नहीं देती हैं, लेकिन हमारे पास यानी यूनानी में इसका परमानेंट सॉल्यूशन मौजूद है। और हमारा ये दावा है कि हम जो मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं तो उस मेडिसिन से एक हफ्ते के अंदर आपकी ये बीमारी 50% से ज़्यादा रिकवर हो सकती है। और हमारा ये दावा है कि 1.5 से 2 महीनों के अंदर ये बीमारी आपकी हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है। उसके बाद आपको किसी तरह की कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो कॉजेस इसके हैं, तो अगर आप उन कॉजेस के अंदर जाकर रहते भी हैं, तो अगर आप धूल मिट्टी में भी जाते हैं, अगर आप ठंडे पानी का इस्तेमाल भी करते हैं, ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल भी करते हैं, तो ये ट्रीटमेंट लेने के बाद में आप अगर इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर भी लेते हैं तो आपको एलर्जिक राइनाइटिस दोबारा नहीं होगी। अगर आप ये ट्रीटमेंट हमसे करवाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने अपनी ईमेल आपको दे रखी है, और साथ ही हमारे फेसबुक का जो पेज है तो उसकी डिटेल्स भी हमने शेयर की है। आप इसके ऊपर हमको मैसेज कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं, और उसके बाद हम आपको कुछ ट्रीटमेंट बताएंगे जिसके ज़रिए से आपकी ये बीमारी इंशाल्लाह हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। अब इस बीमारी के अंदर आपको परहेज़ क्या करना होगा? तो इस बीमारी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही परहेज़ है, और वो परहेज़ ये है कि जिन चीज़ों से आपको ये शिकायत होती है उन चीज़ों से दूर रहिए। जब आप बाहर घर से निकल रहे हैं तो मुंह को कपड़ा या फिर मास्क लगाकर बाहर निकलिए, ताकि धूल मिट्टी आपके नाक के अंदर ना जा पाए। उसी तरह से अगर ठंडे पानी से आपको ये शिकायत हो रही है तो ठंडे पानी का इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। शावर से मत नहाइए, बल्कि बकेट और मग के अंदर पानी भर के और उससे नहाइए। उसी तरह से खुशबू का इस्तेमाल मत कीजिए, खुशबू के इस्तेमाल से दूर रहिए। फिर अगर आप कपास की या उस जैसी किसी और चीज़ की फैक्ट्री वगैरह के अंदर काम करते हैं तो मुंह को कपड़ा लपेटकर या फिर मास्क लपेटकर आप वो काम कर सकते हैं। और फिर सुबह के वक्त अगर आपको ये छींकें आती हैं तो सुबह के वक्त आपको चाहिए कि आप नाक को बहुत अच्छी तरह से धो लें। आप नाक को जब अच्छी तरह से धो लेंगे, गर्म पानी से उसको अच्छी तरह से धो लेंगे, तो हो सकता है कि इसके ज़रिए से भी आपकी ये शिकायत दूर हो जाए। आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। हम फिर से आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आप इस बीमारी के अंदर मुब्तला हैं और अपना इलाज आप करवाना चाहते हैं तो हम खालिस यूनानी दवाओं के ज़रिए से आपका इलाज कर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए ईमेल पर हमको ईमेल कीजिए या फिर फेसबुक पर हमको लिंक भेजिए, हम इंशाल्लाह आपका शाफी इलाज कर सकते हैं। अगले वीडियो के अंदर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।